सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्टडी टाइम में सभी का स्वागत है और एक बार पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। साथियों, अब तक मेरे द्वारा आपकी सेवा में 45-46 वीडियो लगभग बन चुके हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन की कठिन शब्दावली और उसकी क्लिष्ट व्याख्याएं सुन करके देख करके आप पक गए होंगे, मुझे इस बात का आभास है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चुना जाए जिसे आपको देखने में सुनने में बड़ा अच्छा लगे और आप भी एक बार सोचने पे मजबूर हों। तो साथियों, आज हम आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय लेकर के आए हैं और ये विषय जो है इसका नाम है राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत। ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक बहुत ही मील का पत्थर है, बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत माना जाता है तो और बहुत ही रोचक है। और ये 17वीं और 18वीं शताब्दी का ये सिद्धांत है और उस ज़माने का होने के बावजूद भी आज भी आप इसकी मैं जब व्याख्या करूंगा और जब आप इसको सुनेंगे तो आप आज के युग में उसकी तुलना करिए, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। साथियों देखिए, साथियों एक प्रश्न आपसे करता हूं मैं कि जिस देश में आप रहते हैं तो आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं तो आप कहेंगे भारत में रहते हैं। आपसे कोई पूछे भारत क्या है तो आप कहेंगे एक देश है। लेकिन जब हम राजनीति का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक विषय का अध्ययन करते हैं तो इसी देश को राज्य कहा जाता है। राज्य मान करके हम विषय का अध्ययन करते हैं। अब अगर आपसे कोई राज्य पूछे कि आप किस राज्य में रहते हैं तो आप कह देंगे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं। लेकिन ये राज्य नहीं है। राजनीति की भाषा में, राजनीति के विषय क्षेत्र में ये उसकी इकाइयां हैं, ये राज्य नहीं है। राज्य है जैसे आपका संपूर्ण देश भारत या पाकिस्तान या चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो दुनिया में लगभग छोटे बड़े मिलाकर के लगभग 200 देश हैं। 193 देश तो यूएनओ में हैं और मैं 1-2-3 देश छूटे हुए होंगे दुनिया में किसी कोने में, उनको भी मान लेता हूँ। तो लगभग कम ज़्यादा 1-2 कम ज़्यादा 200 देश छोटे बड़े हैं। इनको हम राजनीति की भाषा में राज्य कहते हैं, देश नहीं कहते हैं। तो जब इनका अध्ययन करते हैं तो राज्य मान करके अध्ययन करते हैं। साथियों, तो अब जरा आप दिमाग पे जोर डालिए कि आज आप राज्य में रह रहे हैं। जरा सोचिए कि जब ये राज्य नहीं होंगे, राज्य में रहते हैं तो राज्य में कानून व्यवस्था होती है, राज्य में दंड की व्यवस्था होती है, राज्य में एक अनुशासन बनाया जाता है, एक शांति व्यवस्था बनाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए कि जब ये राज्य नहीं थे, आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले, तो मनुष्य कैसे रहता था, किन परिस्थितियों में रहता होगा, क्या सामाजिक व्यवस्था रही होगी, और फिर राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ये भी एक इंटरेस्टिंग विषय है कि कैसे हुई होगी राज्य की उत्पत्ति। तो साथियों, ये तमाम प्रश्न है और इसी को लेकर के आज हम राज्य की उत्पत्ति का वैसे तो कई एक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। जैसे राज्य की उत्पत्ति का एक ईश्वरीय सिद्धांत है, जिसे हम राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, और तीसरा है राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत, और चौथा है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। और भी कई सिद्धांत दिए कार्ल मार्क्स के द्वारा, मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का। लेकिन ओवरऑल इन सभी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे रोचक, सबसे इंटरेस्टिंग जो सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत माना जाता है। साथियों, क्योंकि इसने राज्य के औचित्य को सिद्ध किया। इससे कुछ निष्कर्ष निकल करके संसार के समक्ष सामने आए और जिनका अनुपालन दुनिया के सभ्य देश
लगभग अगर देखा जाए तो कुछ असभ्य देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी देश अनुपालन उसका करते हैं। तो आइए साथियों, राज्य का समझौतावादी सिद्धांत जो है इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये मुख्य रूप से पश्चिमी जगत के राजनीतिक विचारकों के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है और ये 17वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी में 3 महान राजनीतिक विचारक हुए। उन्होंने इस सिद्धांत की अपने अपने ढंग से व्याख्या की। पहला जो राजनीतिक विचारक था उसको हम कहते हैं हाब्स कहते हैं। इंग्लैंड का राजनीतिक विचारक था और इनका जो जन्म और मरण है वो 1588 से 1679 तक का माना जाता है। 1588 से 1679 तक का माना जाता है। और दूसरे राजनीतिक विचारक ये भी इंग्लैंड के ही थे और इनका जो समय है वो 1632 से 1704 का माना जाता है। और तीसरे राजनीतिक विचारक जो थे वो फ्रांस के थे, फ्रांसीसी थे, जीन जैक्स रूसो, और इनका जो समय है वो 1712 से 1778 का माना जाता है। तो ये तीनों समझौतावादी विचारक हैं। हाब्स ने 1651 में अपनी पुस्तक लेवियाथन में समझौतावादी सिद्धांत का वर्णन किया है। इसी प्रकार से इंग्लैंड के ही जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में समझौतावादी सिद्धांत का वर्णन किया है। और जीन जैक्स रूसो जो फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक था उसने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में समझौतावादी सिद्धांत का वर्णन किया है। लेकिन ये तीनों राजनीतिक विचारकों ने अपने अपने ढंग से समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या की और जो व्याख्या करी इन्होंने अपने अपने ढंग से अलग अलग, उसमें 5 बातें निकल करके सामने आई। उसमें से 5 बातें निकल के सामने आई। वो पहला बिंदु कौन सा है? पहला बिंदु है मानव का स्वभाव कैसा है। मानव का स्वभाव कैसा होता है, इन्होंने अपने मानव स्वभाव की अलग अलग ढंग से व्याख्या की, अभी मैं इसमें बताऊंगा आपको। दूसरा बिंदु जो निकल के सामने आया वो प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था क्या है अभी हम आपको बताएंगे। तीसरा है समझौता किया गया, कैसे समझौता हुआ, समझौते से राज्य की उत्पत्ति कैसे हो गई। तो तीसरा बिंदु है समझौता। और चौथा बिंदु है राज्य और प्रभुसत्ता। और 5वां बिंदु है राज्य और व्यक्ति के बीच में परस्पर संबंध क्या हैं और कैसे होने चाहिए। तो इन 5 बिंदु ये समस्त समझौतावादी सिद्धांत तीनों राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करने के पश्चात ये 5 शब्दावलियाँ निकल करके सामने आई हैं। हम इनकी व्याख्या करेंगे तभी इसकी सही व्याख्या की जा सकती है साथियों। आइए सबसे पहले हाब्स को लेते हैं। देखिए, पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, उनके मन में एक तो समाज में रहने से, घूमने से और संसार का अध्ययन करने से उनके दिमाग में विचार आते हैं, सोचने की शक्ति उनके पास होती है। अब देखिए, सबसे पहला विचारक हम लेते हैं टॉमस हाब्स। टॉमस हाब्स ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी 1651 ईस्वी में जिसका नाम है लेवियाथन। और लेवियाथन में उसने अपने विचार प्रस्तुत किए कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई वो एक समझौते के माध्यम से हुई। और ये जैसा कि मैंने बताया कि तीनों राजनीतिक विचारकों का जब अध्ययन किया गया तो उसमें 5 बिंदु सामने आए थे। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है मानव का स्वभाव। अब इसमें हाब्स, सबसे पहले टॉमस हाब्स को लेते हैं कि हाब्स मानव के स्वभाव को किस प्रकार से व्यक्त कर रहा है, उसको कैसा बता रहा है कि समाज में, दुनिया में जो मनुष्य होते हैं, यहाँ किसी देश की बात नहीं हो रही है, किसी संसार के किसी विशेष क्षेत्र की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरे संसार, पूरी दुनिया में मनुष्यों की बात हो रही है, चाहे वो गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे वो किसी भी नस्ल के हों, मनुष्य जाति के होना चाहिए।
तो अब देखिए इसमें टॉमस हॉब्स जो है वो मानव स्वभाव की व्याख्या करता है, किस प्रकार से करता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हॉब्स कहता है कि जो मनुष्य होता है वो तृष्णा का दास है। अब तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तृष्णा का अर्थ होता है इच्छाएं, कामनाएं। मनुष्य के पास इच्छाएं और कामनाएं अनंत होती हैं, उनकी पूर्ति करने में वो सारी जिंदगी लगा रहता है। तो हॉब्स क्या कहता है कि मनुष्य जो है वो अपनी कामनाओं का और अपनी इच्छाओं का अर्थात अपनी तृष्णा का दास है, और वो दास है तो वो हमेशा अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है और उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले साधन जो हैं वो सीमित हैं, और जब साधन सीमित हैं तो उसे समाज में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। जब वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब वो प्रतिस्पर्धा करता है तो प्रतिस्पर्धा से अविश्वास पैदा होता है, और जब अविश्वास पैदा होता है तो दूसरों की सफलता का भय मनुष्य को सदा बना रहता है कि कहीं दूसरा व्यक्ति न सफल हो जाए। प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जैसे एक छात्र हैं, छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, और उस छात्र का दूसरा साथी भी तैयारी कर रहा है, उसके और भी 2-4 साथी वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो अब उनमें कंपटीशन चल रहा है, प्रतियोगिता चल रही है, और इस बात का भी भय बना हुआ है कि कहीं वो हमारा वो जो साथी है वो कहीं ना निकल जाए, सफल ना हो जाए, मैं कहीं पिछड़ ना जाऊं। इस बात का भय जो है सदैव हमेशा बना रहता है। और ये भी हॉब्स कहता है कि जो साधन तो सीमित हैं, और यदि साधन असीमित होते तब भी मनुष्य जो है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए वो प्रतिस्पर्धा करता। क्यों करता? क्योंकि ये उसके स्वभाव में है, ये उसके मूल में होता है। तो इसीलिए हॉब्स ने मानव स्वभाव को खराब बताया है। मानव स्वभाव को हॉब्स ने खराब बताया है कि मनुष्य जो होता है वो हमेशा श्री की कामना करता रहता है, और श्री की कामना में दूसरों से प्रतिस्पर्धा करता है, गला काट प्रतियोगिता करता है, और वो हमेशा भय में जीता है। और मनुष्य का स्वभाव जो होता है वो कायर और डरपोक होता है, अल्पायु होता है, बर्बर होता है। तो हॉब्स ने मानव को उसके स्वभाव को खराब बताया है। तो ये उसने मानव स्वभाव का इस प्रकार से साथियों वर्णन किया है। बड़ा, मैंने कहा ना कि बड़ा रोचक विषय है, लेकिन अब ये व्याख्या कर रहा है और ये गलत भी नहीं है। आप इसको ठंडे दिमाग से सोचिए। आज प्रतिस्पर्धाओं का ही तो युग है, आज हम प्रतिस्पर्धा ही तो कर रहे हैं। और सोचिए ये 17वीं शताब्दी में ये सिद्धांत दिया गया था, और आज ये बात कितनी प्रासंगिक है हॉब्स के द्वारा कही गई। तो मानव स्वभाव, पहला जो बिंदु है वो मानव स्वभाव का टॉमस हॉब्स के द्वारा ये बताया जाना कि मानव का स्वभाव ही खराब होता है, और इसीलिए वो हमेशा मतलब जो है बर्बर भी होता है, और वो लड़ता झगड़ता रहता है, झगड़ालू होता है, कुत्सित होता है, अल्पायु होता है, हमेशा श्री की कामना में लगा रहता है। तो उसने मानव स्वभाव को मतलब तुच्छ माना है, मानव को तुच्छ माना है। जब मानव स्वभाव को मान रहा है तुच्छ, तो मानव को भी तुच्छ मानेगा। ये उसने स्वभाव बताया। अब देखिए साथियों, अभी मैंने मानव स्वभाव पर चर्चा की, जो हॉब्स के विचार थे कि मानव स्वभाव को हॉब्स ने खराब बताया है, गलत बताया। अब दूसरा स्टेप आता है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था को हम मानव स्वभाव से ही जोड़ के देखेंगे, क्योंकि समाज में मनुष्य ही रहता है। तो ये प्राकृतिक अवस्था क्या है? ये जब राज्य नहीं था उसके पहले की अवस्था है। तो ये कैसी थी? हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था है ये हमारी नहीं है, हॉब्स की है। तो हॉब्स अपनी प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि भाई, जैसा कि उसने मानव का स्वभाव बताया कि वो तृष्णाओं का दास है,
वो इच्छा पूर्ति और अपनी कामनाओं को हासिल करने में लगा रहता है और इसके लिए वो प्रतियोगिता करता है। तो समाज में ये गला काट प्रतियोगिता चल रही है। कोई ऐसी प्राकृतिक अवस्था है जिसमें कष्ट ही कष्ट है, जिसमें भय है, जिसमें डर है, जान जाने का खतरा है, और जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है, जिसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है, दंड का अभाव है, कानूनों का अभाव है। मनुष्य को असभ्य और बर्बर तो उसने बताया ही है। तो ये निरंतर भय की अवस्था है और वो अपनी तृष्णाओं की पूर्ति नहीं छोड़ता है। वो उसे जान का भी खतरा है, वो भयभीत भी रहता है, लेकिन फिर भी अपनी तृष्णाओं की पूर्ति करते हुए वो निरंतर प्रतिस्पर्धा करता है और वो जानता है कि यदि वो प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा तो दूसरे उसे पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएंगे। तो अगर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में अगर गुड़ खिलाने से काम बनता है तो ठीक है, और नहीं तो वो जहर भी खिला सकता है। अब एक दूसरे से गला काट प्रतियोगिता है, तो गला काट प्रतियोगिता का मतलब ये नहीं कि सारे आदमी एक दूसरे का गला काटते फिर रहे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अपना काम बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो गला काट भी सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो गला काट प्रतियोगिता है, तो अगर ज़रूरत पड़ने पर गला काट भी सकते हैं, जहर दे भी सकते हैं। अब ज़रा सोचिए कि उस समय कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कानून के उल्लंघन पर कोई दंड देने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई दंडाधिकारी नहीं है, और कौन किसका कहना माने। कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता है, कोई सर्वमान्य ऐसी कोई संस्था नहीं है, कोई सर्वमान्य ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके आदेशों का पालन हो। तो ये प्राकृतिक अवस्था है। अब वो ज़माना ऐसा होगा जब उसमें कोई बिजली बत्ती नहीं होगी, यातायात के साधन नहीं होंगे, कोई विकास उसका नहीं हुआ होगा, कोई सभ्यता संस्कृति नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक अवस्था है वो भय की प्राकृतिक अवस्था है, और हाब्स कहता है कि ये निराधार है, ये निरर्थक है, और एक अपनी जान की सुरक्षा के लिए मनुष्यों ने और एक सभ्य जीवन जीने के लिए एक राज्य का निर्माण आवश्यक है, और इसके लिए सभी व्यक्ति मिलकर के एक जगह इकट्ठे होकर के एक समझौता करते हैं। अब देखिए, तीसरे स्टेप पर हम आ गए, समझौते पर। अब समझौता होने जा रहा है। प्राकृतिक अवस्था इतनी भय की अवस्था है, कोई विकास नहीं है, कोई जीवन की गारंटी नहीं लेने वाला नहीं है, कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है, और सब प्रतियोगिता एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हैं। मनुष्य जंगली है, बर्बर है। हाब्स ने मानव का स्वभाव ऐसा बताया है। लेकिन हाब्स ये कहता है कि मनुष्य जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। तो वो भय में हमेशा उसका जीवन रहता है। तो वो ये चाहता है कि एक आगे बढ़ने के लिए, एक सभ्य जीवन जीने के लिए एक राज्य की स्थापना हो, कोई एक ऐसा शक्तिशाली कोई हो जो हमारी सुरक्षा करे। तो हाब्स ने कहा कि सब लोग एक स्थान पर इकट्ठे हुए। अब यहाँ एक स्थान पर इकट्ठे हुए हाब्स कहता है, लेकिन कहीं कोई एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हुआ। ये केवल हाब्स की धारणा है, ये एक धारणा है, उसकी एक कल्पना है, ना कि कोई घटना है कि मतलब किसी समय विशेष में लोग इकट्ठे हुए होंगे जब राज्य नहीं होंगे हजारों वर्ष पहले। ऐसा कुछ नहीं, ये केवल एक कल्पना है लेखक की, और उस कल्पना से वो निष्कर्ष आगे निकलेंगे। तो वो कल्पना कर रहा है कि लोग एक जगह इकट्ठे हुए, भय से त्रस्त थे, जीवन की सुरक्षा चाहते थे, और वो इस शर्त पर एक जगह इकट्ठे हुए कि तृष्णाओं की पूर्ति में, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति में हम मनमानी नहीं करेंगे, और अगर हम मनमानी नहीं करेंगे तो तुम भी मनमानी नहीं करोगे। इस शर्त के आधार पर लोग जो है एक जगह इकट्ठे हुए, और ये समर्पण मतलब है कि ना हम मनमानी करेंगे, ना एक दूसरे को मारे पीटेंगे, ना तुम यही काम तुम भी करोगे। तो हम ये शर्त हुई कि हम भी छोड़ देंगे, तुम भी छोड़ दोगे। और उन्होंने एक अपना राजा चुन लिया,
और वो एक प्रभुसत्ताधारी है, प्रभुसत्ताधारी मान लीजिए या राजा मान लीजिए, और अपने सभी अधिकार और पूरी तरीके से सभी लोगों ने समर्पण एक प्रभुसत्ताधारी को कर दिया, उसके सामने कर दिया। लेकिन हाब्स की यहाँ पर बात देखिए कि वो जो प्रभुसत्ताधारी है जिसके सामने सभी लोगों ने समर्पण कर दिया, वो प्रभुसत्ताधारी किसी समझौते से नहीं बंधा है। हाब्स ये कहता है कि समझौता लोगों ने आपस में किया है, राजा ने अथवा प्रभुसत्ताधारी जो भी है व्यक्ति, या उसको लेवियाथन कह दीजिए, तो प्रभुसत्ताधारी ने कोई समझौता नहीं, वो समझौते में शामिल नहीं है, वो समझौते की शर्त मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोगों को समस्याएं थी, लोग परेशान थे, लोग भयभीत थे, तो लोगों ने, प्रत्येक व्यक्ति ने आपस में एक दूसरे के साथ ये समझौता किया है, लेकिन राजा से कोई संबंध नहीं है इस समझौते का। और सभी लोगों ने ये समझौता करके अपने आप को राजा के पास समर्पित कर दिया है। अब देखिए यहाँ एक बात सिद्ध होती है साथियों कि ये जो टॉमस हाब्स है, जो लेवियाथन की रचना कर रहा है, ये देखिए इसके विचार कहाँ जा रहे हैं कि ये उस समय का राजा था क्रामवेल, और ये राजतंत्र के समर्थन में ये चीज़, ये व्याख्या कर रहा है, समझौते, राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत का निर्माण कर रहा है। तो ये राजतंत्र का घनघोर समर्थक है। इसीलिए उसने राजा को, जो सर्वशक्तिमान है, जो निरंकुश है, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, और सारे लोग डर और भय के कारण और सरेंडर कर देते हैं और राजा को समस्त अधिकार सौंप देते हैं। और वो ये भी कहता है कि राजा उस समझौते का कोई पक्ष नहीं है, उस शर्तें उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, वो लोगों ने आपस में किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो राजतंत्र का समर्थन कर रहा है हाब्स इसमें। लेकिन वो समर्थन कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अब जो हमें निष्कर्ष निकालना है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये समझौता हाब्स ने किया कि एक समझौता हुआ जिसमें एक जगह लोग इकट्ठे हुए, ये उसकी धारणा है हाब्स की। और उन्होंने भय की वजह से कि हमें जान सबसे ज़्यादा प्यारी है, तो हमें एक समझौता करेंगे और एक राज्य का निर्माण करेंगे और कानून के दायरे में रह करके अपनी तृष्णाओं की पूर्ति करेंगे, अपनी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। और वो सारे अधिकार वो प्रभुसत्ताधारी को सौंप देते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो ये समझौता हाब्स का साथियों है। जो चौथा बिंदु है हमारा, वो राज्य और प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता का मतलब होता है शक्ति, ऐसी शक्ति जो आदेशों का पालन करवाती है, वो आदेश न मानने वाले को दंड देती है। तो दंड देने की शक्ति को हम संप्रभुता कहते हैं या प्रभुसत्ता कहते हैं। तो राज्य और प्रभुसत्ता में क्या निष्कर्ष निकल करके आए इस समझौते से? हाब्स कहता है कि एक बार समझौता हो गया तो वो समझौता स्थायी हो गया, कभी टूटेगा नहीं। और समझौता हो जाने के पश्चात प्रभुसत्ताधारी की आज्ञा मानने के लिए व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो बाध्य है। ना वो राज्य के विरुद्ध जा सकता है और ना वो प्रभुसत्ताधारी के विरुद्ध जा सकता है। व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी और जो राज्य की शक्ति है और जो प्रभुसत्ताधारी है वो निरंकुश है, उसकी शक्तियां असीम हैं। और राजा को निरंकुश बनाने के लिए, उसको सर्वशक्तिमान बनाने के लिए वो मानव स्वभाव का सहारा ले रहा है। और वो फिर कहता है कि मानव ने जो समझौता किया है वो अपनी तृष्णाओं की पूर्ति के लिए किया है और भय को खत्म करने के लिए किया है। तो तृष्णाओं की पूर्ति राज्य कराएगा, लेकिन राज्य के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए, उसकी शक्तियों की कोई सीमा ना हो, उसकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकती दूसरी शक्ति। अब देखिए पांचवा स्टेप क्या है कि राज्य और व्यक्तियों में परस्पर क्या संबंध, हाब्स की इस व्याख्या से क्या निष्कर्ष निकलता है कि राज्य और व्यक्ति में क्या संबंध है।
अब देखिए, व्यक्ति की जहाँ तक बात है तो व्यक्ति के स्वभाव को तो खराब बताया ही है हाब्स ने, और कहा है कि वो अपनी तृष्णा पूर्ति में लगा रहता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है। तो राज्य का निर्माण ही उसने किया है अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए। तो राज्य तृष्णाओं की पूर्ति के लिए एक साधन है व्यक्तियों का, तो राज्य एक साधन है व्यक्तियों का। तो अब देखिए, वो ये निष्कर्ष निकल के आया कि राज्य, वो स्वार्थी कह रहा है कि व्यक्ति स्वार्थी है, वो स्वार्थ छोड़ेगा नहीं और वो स्वार्थों की पूर्ति में लगा रहेगा। पहले भी लगा रहता था और जब राज्य बन गया तब भी लगा रहेगा। केवल जान की सुरक्षा वो चाहता है, तो जान की सुरक्षा के लिए, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए उसने समझौता किया है और राज्य का निर्माण किया है कि उसकी जान की सुरक्षा करे और उसके जो तृष्णाएं हैं उसके, ताकि वो अपनी तृष्णाओं की हितों की पूर्ति करता रहे। अब यहाँ राज्य की बात आती है, तो राज्य के पास एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो राज्य के भीतर दूसरी सभी शक्तियों से श्रेष्ठ हो और उसको कोई चुनौती देने वाला न हो। तो जो प्रभुसत्ताधारी है, जो राजा है, वो निरंकुश होना चाहिए, उसकी शक्ति असीम है और उसकी आज्ञा मानने के लिए सभी लोग बाध्य हैं। और एक बार समझौता हो जाने के बाद दोबारा वो समझौता टूट नहीं सकता है। ना राज्य से बाहर कोई व्यक्ति जा सकता है, ना प्रभुसत्ताधारी को कोई बदल सकता है। तो ये राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध बताया गया है। एक अधिकार इसमें जरूर दिया गया है, जैसा कि मैंने अभी आत्मरक्षा का अधिकार बताया कि यदि व्यक्ति की जान की सुरक्षा नहीं दे पा रहा है प्रभुसत्ताधारी, तो फिर उसकी आज्ञा मानने का कोई तर्क नहीं बनता है, ये हाब्स कहता है। तो इसी लाइन के आधार पर वो व्यक्तिवादी विचारक मतलब माना गया है हाब्स, नहीं तो वो कट्टर राजतंत्र का समर्थक है। तो ये समझौतावादी सिद्धांत हाब्स का है साथियों। अब देखिए, अगले राजनीतिक विचारक हैं जॉन लॉक, एक महान राजनीतिक विचारक इंग्लैंड के, और इनका जन्म 1632 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1704 में हुई थी। और ये 17वीं शताब्दी में ही माने जाएंगे। इन्होंने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट यानी नागरिक समाज के दो समझौते, इसका मतलब हुआ नागरिक समाज में दो समझौते। अब देखिए, हाब्स एक समझौता करता है और लॉक दो समझौते करता है। अब देखिए, यहाँ हाब्स ने मानव का स्वभाव खराब बताया है, उसकी आलोचना की है मानव स्वभाव की, लेकिन उसके ठीक विपरीत जॉन लॉक जो हैं वो मानव स्वभाव को बहुत अच्छा बताते हैं। और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति लॉक ने देखी थी, उसके आधार पर अपनी कृति की उन्होंने रचना की और उसमें मानव स्वभाव को उसमें मानवों की जीत हुई थी उस क्रांति में, मानव अधिकारों की। तो मनुष्य को बहुत अच्छा उन्होंने बताया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसके पास बुद्धि और विवेक है, और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वो नैतिक प्राणी भी है। और अगर उसके ऊपर कोई दबाव न दिया जाए, उसको अलग रखा जाए, तो वो अपने हितों की पूर्ति स्वयं करने में वो सक्षम है। तो कुल मिलाकर के हाब्स के ठीक विपरीत जॉन लॉक ने मनुष्य के स्वभाव को बहुत अच्छा बताया। बुद्धिमान है, विवेकवान है, अकेले अपने हितों की पूर्ति कर सकता है, और मतलब सामाजिक प्राणी है, एक नैतिक प्राणी है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकता है। ये सारी बातें उन्होंने बताई। देखिए, मानव स्वभाव को बिल्कुल उलट कर दिया हाब्स के। अब देखिए, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जॉन लॉक कहता है कि मानव का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, मनुष्य बुद्धिमान है, विवेकवान है, मेलजोल से रहता है। तो जब मेलजोल से रहता है, बुद्धिमान है, तो फिर समझौता करने की, फिर राज्य के निर्माण की क्या समस्या पैदा हो गई? राज्य का बनना ही नहीं चाहिए, वो तो मेलजोल से रह लेता है। तो यहाँ पर अब ये प्राकृतिक अवस्था का लॉक वर्णन कर रहा है। इसमें मेरे इस बात का उत्तर अभी लॉक देंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी। अब देखिए, प्राकृतिक अवस्था मैंने बताया कि जब राज्य नहीं था तब प्राकृतिक अवस्था थी। अब इनकी प्राकृतिक अवस्था कैसी थी?
हाप्स की तो बिल्कुल ख़राब थी, भय का वातावरण था, लोग एक दूसरे को मारते काटते थे, जीवन असहनीय हो गया था, तब उन्होंने समझौता किया था। लेकिन यहाँ लाक क्या कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी है, कोई समस्या नहीं है, मनुष्य बुद्धिमान है, सामाजिक प्राणी है, समाज के अन्य लोगों के साथ मिलजुल के रहता है, तो फिर क्या समस्या आ गई, फिर समझौते की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो वो लाक इस बात का उत्तर देता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस दिक्कत एक ये है कि अगर कोई समाज में कोई प्राकृतिक अवस्था उसमें जो दिक्कत आती है तो मनुष्य वही अपराधी भी है और वही न्यायाधीश भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक अवस्था में प्रॉब्लम ये है कि कोई कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, दूसरी कानूनों को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं है, और उन कानूनों का उल्लंघन करने वाले को दंड देने वाली कोई संस्था नहीं है। तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ओवरऑल। मनुष्य स्वयं अपराध भी करता है और स्वयं अब उसका अपराधी को सजा कौन दे, और वही न्यायाधीश भी होता है। दिक्कत यहाँ पर आती है। तो संस्थाओं का अभाव, कानूनों का अभाव, और जॉन लॉक का ये भी एक प्रसिद्ध कथन है कि यदि कानून हैं व्यक्ति की तभी स्वतंत्रता है, अगर कानून नहीं है तो उसकी स्वतंत्रता भी नहीं है। और एक साथियों, और मैं बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि जॉन लॉक एक ऐसा महान राजनीतिक विचारक था जिसने संसार को, ये व्यक्तिवादी विचारक कहा जाता है, और उसने ये बताया, संसार में पहली बार दुनिया को ये बताया कि मनुष्य जब राज्य नहीं था तो राज्य के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था, और जब प्राकृतिक अवस्था में रहता था तो उसके साथ जन्म से 3 अधिकारों की उसने व्याख्या की। ये कौन से 3 अधिकार हैं? जीवन का अधिकार नंबर 1, नंबर 2 संपत्ति का अधिकार, और नंबर 3 स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकारों के साथ मनुष्य जन्मा है, और ये अधिकार उसके प्राकृतिक अवस्था में भी उसके साथ थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि कानून बनाने वाली कोई संस्था नहीं है, लागू करने वाली कोई संस्था नहीं है, और उनके उल्लंघन पर दंड देने वाली कोई संस्था नहीं है। इसलिए प्राकृतिक अवस्था दूषित हो गई, इसलिए समझौते की नौबत आई। ये लॉक तर्क देता है। अब देखिए तीसरा स्टेप, यहाँ मैंने प्राकृतिक अवस्था में आपको ये बातें बताई, 3 प्राकृतिक अधिकारों से परिचय कराया। ये संसार में पहली बार दुनिया जान रही है कि मनुष्य के कुछ प्राकृतिक अधिकार भी होते हैं जो जन्म से उसके साथ आते हैं। अब यहाँ वो व्यक्ति का पक्ष ले रहा है, वो राजा का पक्ष ले रहे थे, ये व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं, पूर्णतया व्यक्तिवादी है। तो 3 प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या की कि ये जन्म से हैं, राज्य इनको छीन नहीं सकता है। अभी हम इसकी व्याख्या करेंगे आगे। अब देखिए समझौता होने जा रहा है, तीसरा स्टेप है समझौते का। अब यहाँ जॉन लॉक समझौता कर रहा है। कैसे समझौता कर रहा है आइए जानते हैं। हाब्स ने केवल एक समझौता किया था, उसमें राज्य का निर्माण हुआ, प्रभुसत्ताधारी बीच में आ गया था। लेकिन यहाँ लॉक 2 समझौते करता है। उसकी पुस्तक का नाम भी है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। अब पहला समझौता होता है, व्यक्ति जो है एक जगह इकट्ठे होते हैं, यहाँ भी व्यक्ति एक जगह इकट्ठे होते हैं। ये कल्पना है लेखक की, कोई सच में इकट्ठे नहीं हुए थे, ये धारणा है, एक कल्पना है। वो कल्पना करके एक धारणा बना करके अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ भी जब प्राकृतिक अवस्था इस प्रकार से दूषित हो गई तो यहाँ लोग एक जगह इकट्ठे हुए, और एक जगह इकट्ठे होकर के एक समझौता किया। पहले समझौते में राज्य का निर्माण हुआ, ये स्थायी समझौता है, ये टूट नहीं सकता है। और दूसरा समझौता लोगों ने किया, उससे सरकार का निर्माण हुआ, ये अस्थायी समझौता है। अस्थायी समझौता क्यों है? लोगों ने ये समझौता किया कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार हमारे पहले से हैं, और ये हमारे मूल अधिकार हैं, और इन अधिकारों को राज्य छीन नहीं सकता है, सरकार छीन नहीं सकती है। और यदि सरकार छीनने की कोशिश करेगी
तो उस सरकार को बदल दिया जाएगा और उसकी जगह पर दूसरी सरकार का निर्माण किया जाएगा। इसलिए दूसरा समझौता साथियों अस्थायी है। देखिए जॉन लॉक क्या कहता है कि दूसरे समझौते में सरकार पे ये शर्त लगाता है। वहाँ देखिए हाब्स जो है, टॉमस हाब्स प्रभुसत्ताधारी कह रहा है कि वो समझौते का पक्ष नहीं है राजा, लोगों ने आपस में मिलकर समझौता किया। लेकिन यहाँ सरकार पर लोग जो है वो शर्त लगा रहे हैं कि तुम्हें इसलिए चुन रहे हैं, तुमको इसलिए चुन रहे हैं कि तुम हमारी जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करो, और यदि तुम रक्षा इन अधिकारों की नहीं कर सकते हो तो तुम्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुमको बदल देंगे और दूसरी सरकार का निर्माण करेंगे। इसलिए दूसरा समझौता अस्थायी है। अगर सरकार शर्त का अनुपालन नहीं करती है तो ये 3 प्राकृतिक अधिकारों का पुरजोर समर्थन किया जॉन लॉक ने, और दुनिया के सामने व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, उसके अस्तित्व को, उसके सभ्य जीवन को आगे बढ़ाते हुए 3 प्राकृतिक अधिकारों का ये वर्णन करता है, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए 2 समझौते में इस तरीके से ये समझौता हो गया। अब इसमें क्या हुआ, राज्य स्थायी, राज्य से कोई बुराई नहीं है, राज्य को चलाने वालों से उनको देखना है। ये चीज़ आज कितनी प्रासंगिक है ये साथियों समझ लीजिए कि आज भी इसका कितना बड़ा महत्व है कि जो सरकार है उसको देखना है कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। अब देखिए साथियों, राज्य और प्रभुसत्ता में जो संबंध है जॉन लॉक के हिसाब से, वो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि वो शासक को असीमित अधिकार नहीं देता है। समझौता अगर हुआ है तो वो समझौता यहाँ पर, वहाँ जो हाब्स था वो व्यक्तियों से समझौता किया था, राजा उसमें पक्ष नहीं था। लेकिन यहाँ पर शासक और व्यक्तियों के बीच में समझौता हो रहा है, और समझौते में ये शर्तें लगाई जा रही हैं शासक के ऊपर कि आप सत्ता में तभी तक हैं जब आप हमारी जीवन और हमारी संपत्ति और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, तब तक आप सत्ता में हैं, रहेंगे। ये 3 अधिकारों की रक्षा तो करनी ही करनी है। इसके अलावा और भी अधिकार आप दीजिए, उनकी भी रक्षा करिए। लेकिन ये 3 अगर अधिकार आप छेड़खानी करते हैं, इनका हनन करते हैं, तो फिर हम आपकी सरकार बदल देंगे और दूसरी सरकार बनाएंगे। ये शासक और व्यक्तियों के बीच में समझौता है और शर्तों के आधार पर समझौता है। ये जॉन लॉक का समझौता है साथियों। अब इसमें एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है कि जो शासकों की जो शक्ति है वो असीम नहीं है, वो निरंकुश नहीं है। ये पहली बार इस समझौते में, देखिए अभी आपने हाब्स का समझौता सुना, वो स्वेच्छाचारी और निरंकुश था। लेकिन यहाँ जॉन लॉक का समझौता जो है ये शासन की शक्तियों को, ये स्वेच्छाचारी और निरंकुश होने की शक्ति वो मर्यादित होनी चाहिए। समझौता जिसके लिए हुआ है समझौता, उसका अनुपालन होना चाहिए, और असीमित शक्तियाँ और निरंकुश शक्तियाँ जॉन लॉक शासकों को नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पर अगला जो विचारक है वो राज्य, इसमें 5वां स्टेप भी है, तो राज्य और व्यक्तियों का संबंध जो बताया गया है, तो इसमें राज्य अनावश्यक कानून नहीं बनाएगा, ऐसे कानून नहीं बनाएगा जिससे व्यक्तियों की उनकी स्वतंत्रता भंग हो। तो इसमें राज्य की शक्ति को मर्यादित किया गया है जॉन लॉक में, इसीलिए इनको महान विचारक की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए जो अगला राजनीतिक विचारक है फ्रांस का जीन जैक्स रूसो। तो जीन जैक्स रूसो का जो जीवन काल है वो 1712 से लेकर के 1778 तक का साथियों माना जाता है, 1712 से 1778 का। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, प्रसिद्ध पुस्तक है, सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या की है। अब उसमें सबसे पहला स्टेप, जैसा कि मैंने बताया, मानव स्वभाव। तो इन्होंने मानव स्वभाव को क्या बताया है? मानव स्वभाव को इन्होंने कहा है कि मनुष्य जो होता है वो जब राज्य नहीं था, जब प्राकृतिक अवस्था थी, तो उसमें वो मनुष्य बहुत अच्छा था, बहुत भोला भाला था, एक सभ्य जंगली जीव था।
और सभ्य जंगली जीव था, भोला भाला था, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था, उसे अपने पराये का ज्ञान नहीं था, और वो प्रकृति की वादियों में स्वच्छंद रूप से घूमता रहता था। तो फिर राज्य की जरूरत क्यों पड़ गई? फिर यहाँ प्रश्न खड़ा होता है। तो उसका तर्क देता है रूसो कि सब कुछ ठीक था, मनुष्य बहुत भोला भाला था, स्वच्छंद विचरण करता था प्रकृति की छाँव में, और उसके पास अपने पराये का कोई भेद नहीं था। दिक्कत यहाँ पर ये आ गई कि उसके जीवन में जब से व्यक्तिगत संपत्ति आ गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी जब से उसके जीवन में आ गई। एक उदाहरण देते हुए रूसो कहता है कि एक व्यक्ति, पहला ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने सुरक्षा की दृष्टि से, मतलब जो प्राकृतिक वातावरण है, आंधी तूफान है, बारिश है, इससे रक्षा के लिए उसने अपना एक घर बनाया। अब देखिए साथियों, आप समझना, उसने अपना एक घर बनाया, घरौंदा बनाया, और उस घरौंदा जब उसने बनाया तो जब वो बना रहा था तब कोई नहीं उसके पास आया उसकी मदद के लिए, और जब घर उसने बना के तैयार कर दिया मेहनत से, मशक्क़त से, तो वहाँ लोग आने लगे, घुसने लगे उसके घर में, उसका महत्व समझने लगे। तो उसने उस व्यक्ति ने ये कहा, उसके मुंह से ये निकला कि नहीं, ये मेरा है। उसने कहा कि ये मेरा है। बस रूसो कहता है, बस यहीं से मेरे और तेरे का भेद पैदा हो गया, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म हो गया। वो जो मकान था वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। हालांकि लाक ने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का समर्थन किया है। लाक ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का समर्थन करते हुए ये श्रम की व्याख्या की, संपत्ति की व्याख्या उसने की है, संपत्ति को डिफाइन किया था। उसने कहा था कि एक मनुष्य जिस वस्तु पर अपना श्रम अर्जित करता है, उसको क्रिएट करता है, उसमें परिश्रम करता है, वो संपत्ति उसकी अपनी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रूसो क्या कहता है, उसने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया कि वो पहला ऐसा व्यक्ति होगा समाज में जिसने अपना घर बनाया होगा, और जब बना रहा होगा तो अकेले बनाया होगा, फिर उसमें रहने के लिए और उसके दो लोग आ गए उसमें, तो उसने मना कर दिया रहने के लिए और कहा कि ये मेरा है। तो वो संपत्ति उसने कहा कि ये मेरा है, ये मेरी है। तो वहीं से प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म हुआ, और जब मनुष्य के जीवन में प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई तो उसमें मेरे तेरे का भेद पैदा हो गया, और जब मेरे तेरे का भेद पैदा हो गया तो उसने ये भी कहा कि साइंस ने जो मनुष्य के अंदर विवेक दिया, उस विवेक के कारण भी मनुष्य पथभ्रष्ट हो गया। आखिर ये बात उसके दिमाग में मेरे तेरे का भेद आया कैसे? क्योंकि उसके पास विवेक आ गया, बुद्धि आ गई, और बुद्धि से मेरे तेरे का भेद पैदा हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी के जन्म भी हुआ। तो इस कारण से प्राकृतिक अवस्था दूषित हो गई, और इसीलिए समझौते की जरूरत पड़ी। तो यहाँ भी रूसो भी वही बात कह रहा है कि सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए, और सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए, और सभी लोगों ने सामान्य इच्छा के निर्देशन में अपने सभी अधिकारों को सामान्य इच्छा को समर्पित कर दिया। अब यहाँ एक नया शब्द आया, सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा क्या होती है भाई? सामान्य इच्छा की व्याख्या करते हुए रूसो ने कहा है कि ये कोई एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है, और ना ये बहुत से व्यक्तियों की इच्छा है, ना ये सभी व्यक्तियों की इच्छा है। ये एक नैतिक इच्छा है, और ये सामान्य हित से जुड़ी हुई है, समाज के हित से जुड़ी हुई है। ये कभी गलत नहीं हो सकती है। एक कोई जरूरी नहीं है कि बहुमत की इच्छा ही सामान्य इच्छा हो, यानी बहुमत के निर्णय को सही माना जाता है, लेकिन रूसो यहाँ पर अपनी सामान्य इच्छा को इससे भी ऊपर ले जाता है और कहता है कि जरूरी नहीं है कि बहुमत की इच्छा ही सामान्य इच्छा है, और बहुत से लोगों की इच्छा सामान्य इच्छा है। वो उसको नहीं मानता। वो सामान्य इच्छा की व्याख्या करते हुए कहता है कि सामान्य इच्छा वो इच्छा है, एक श्रेष्ठ इच्छा है। ये सभी प्रकार की नैतिक इच्छाओं का योग है, सभी मनुष्यों की नैतिक इच्छाओं का ये योग है। ये सामाजिक हित पर आधारित है, ये कभी गलत हो नहीं सकती। ये मनुष्य का हमेशा भला ही करेगी, तो ये कभी गलत हो ही नहीं सकती। यानी वो सामान्य इच्छा रूपी शासक को रूसो कहीं ना कहीं निरंकुश बना रहा है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सामान्य हित पर आधारित है। और अगर कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा की बात नहीं मानेगा तो इसका मतलब वो उस सही
जो सामान्य इच्छा सही है उसकी बात नहीं मान रहा है तो फिर उसको बात मनवाने के लिए सामान्य इच्छा के द्वारा बाध्य किया जाएगा। तो यहाँ भी देखिए कहीं न कहीं व्यक्तियों की बात रूसो कह रहा है तो एक रूसो लोकतंत्र के समर्थन की बात कर रहा है। तो शासन एक सामान्य इच्छा के माध्यम से उस शासन को बता रहा है कि शासन ऐसा शासन होना चाहिए जो सामाजिक हित पर आधारित हो, जो व्यक्तियों का बुरा न चेते। तो सामान्य इच्छा के माध्यम से ये मतलब जो है एक राज्य का निर्माण मतलब होता है। और राज्य और प्रभुसत्ता के विषय में बताया कि मतलब ये एक बार सामान्य इच्छा का निर्माण हो जाएगा तो वो सामान्य इच्छा न तो कभी मर सकती है, न कभी मिट सकती है, न किसी को दी जा सकती है। सामान्य इच्छा की शक्तियाँ भी असीम है, क्योंकि सामान्य इच्छा मतलब कभी गलत नहीं हो सकती। वो लोगों के हितों के लिए काम करेगी, लोगों के हितों पर आधारित है। और ये भी उसने स्पष्ट किया कि ये ना तो कोई ज़रूरी नहीं कि बहुमत की इच्छा को सामान्य इच्छा कह दिया जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत से लोगों की इच्छा को सामान्य इच्छा का नाम दे दिया जाए। बस सामान्य इच्छा वो है जो लोगों के हितों पर आधारित है और सामाजिक हित पर आधारित है। ये सभी नैतिक इच्छाओं का योग है। तो ये इस तरीके से राज्य और प्रभुसत्ता पर मतलब व्याख्या की गई। और इस तरीके से ये साथियों जो राज्य का समझौतावादी सिद्धांत तीनों राजनीतिक विचारकों ने बताया है तो उसके निष्कर्ष कुछ निकलते हैं। आइए निष्कर्षों पर चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने आपको राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत मैंने बताया, तीनों राजनीतिक विचारकों के अलग अलग विचार बताए। अब तीनों राजनीतिक विचारकों के द्वारा जो विचार दिए गए हैं, समझौतावादी सिद्धांत की जो उन्होंने व्याख्या की है, उसका संपूर्ण अध्ययन करने के पश्चात जो निष्कर्ष हमारे सामने निकले हैं उन पर जरा एक निगाह डाल लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या निकला? भाई किसी भी चीज़ का हम अध्ययन करते हैं तो उससे फ़ायदा हमको क्या मिला? तो ये फ़ायदा है कि निष्कर्ष जो होता है वो एक फ़ायदा होता है, एक प्रतिफल होता है। तो अब क्या प्रतिफल मिला, जरा पहला पॉइंट इसको देखते हैं कि ये जो राज्य की उत्पत्ति में समझौतावादी सिद्धांत है, ये राज्य की उत्पत्ति का एक और सिद्धांत मैंने शुरू में बताया था, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। उसमें ये कहा गया था कि राज्य का जो सृजन है, राज्य का जो निर्माण है, वो ईश्वर ने किया है, भगवान ने इसको बनाया है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये राज्य की उत्पत्ति के ईश्वरीय सिद्धांत का खंडन करता है कि राज्य का निर्माण लोगों ने किया है, ना कि किसी ईश्वर ने किया है। तो ये दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की खंडन करता है, उसका पहला बिंदु। तो ये समझ लेना चाहिए कि राज्य किसी देवता ने या किसी भगवान ने नहीं बनाया है, राज्य व्यक्तियों ने बनाया है। पहला पॉइंट ये बताया कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया। और दूसरा जो बिंदु है वो राज्य साध्य नहीं है, राज्य हमारा आराध्य नहीं है। सुन लीजिए साथियों, ध्यान से, ये निष्कर्ष हैं और ये प्रासंगिक हैं, यही सब इस समय लागू होते हैं। राज्य हमारा न तो साध्य है और न हमारा आराध्य है। राज्य हमारी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, व्यक्तियों की इच्छाओं की पूर्ति करने का एक साधन मात्र है राज्य, ये समझौतावादी सिद्धांत कहता है। तो ये दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि राज्य व्यक्तियों ने मिलकर के बनाया है, इसलिए राज्य व्यक्तियों के हितों की पूर्ति करेगा। हमने बनाया है तो हमने अपने हितों के लिए बनाया, अपने फायदे के लिए बनाया। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत में पहली बार व्यक्ति की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी सुरक्षा और उसके हितों की पूर्ति का इसमें ध्यान रखा गया है। पहली बार लोग ईश्वर के नाम पर, राजा कहता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ धरती पर, मैं ईश्वर की तरफ से वो करता हूँ, शासन करता हूँ। तो जब वो ईश्वर की तरफ से शासन करता है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ने उसको भेजा है, तो व्यक्तियों का क्या रोल रह गया? व्यक्ति को कौन पूछेगा? व्यक्ति की क्या औकात है?
और व्यक्ति ही राज्य का केंद्र है। तो इस तरीके से ये अंधविश्वास और पाखंड फैला करके ये ये लोगों को मूर्ख बनाते थे। तो आइए देखिए, पहली बार इसमें इस सिद्धांत में ये बात निकल के आई कि व्यक्ति इस सिद्धांत में मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, और उसकी गरिमा का, उसकी प्रतिष्ठा का, उसकी सुरक्षा का और उसके उसके हितों की पूर्ति का ध्यान रखा गया है साथियों। और एक चौथा जो इसमें निष्कर्ष निकल के आया कि राज्य और व्यक्ति के बीच में जो अंतर संबंध हैं, उन अंतर संबंधों को व्यक्त किया गया है कि राज्य और व्यक्ति के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, ये चीज़ बताई गई है। अब देखिए अगला बिंदु क्या है कि इस सिद्धांत, ये तीनों अलग अलग व्याख्या भले ही करें राजनीतिक विचारक, लेकिन उनकी व्याख्या से एक निष्कर्ष ये आता है कि इस समझौते में व्यक्ति जो है वो मुख्य रूप से केंद्र बिंदु है। जो इसमें कर्ता है, सब्जेक्ट है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, वो व्यक्ति है, लोग हैं, जनता है। जनता ही हाजिर नाजिर मान करके ये सब परिवर्तन कर रही है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि संसार में पहली बार साथियों, कोई नहीं जानता था प्राकृतिक, अरे अभी नहीं लोग जानते होंगे प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं। तो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने दुनिया को पहली बार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों से अवगत कराया और उनको स्पष्ट उनकी व्याख्या की और उनकी संख्या भी बताई। 3 प्राकृतिक अधिकार बताए, पहला जीवन का, दूसरा संपत्ति का और तीसरा व्यक्ति की स्वतंत्रता का। ये 3 प्राकृतिक अधिकार हैं जो मनुष्य के साथ जन्म से रहते हैं। इनके बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है और कोई भी सरकार इन प्राकृतिक अधिकारों को छीन नहीं सकती है, अगर क्योंकि ये अधिकार उसने नहीं दिए हैं, ये जन्म से उस व्यक्तियों के साथ है, लोगों के साथ है। उसका काम है इनकी रक्षा करना, इनको छीनना नहीं। और अगर कोई सरकार इन प्राकृतिक अधिकारों को, यानी मूल अधिकारों को या फंडामेंटल राइट्स कहें, इनको अगर छीनने की कोशिश करती है तो ऐसी सरकार को बदल करके, उसको अपदस्थ करके नई सरकार बनाने का व्यक्ति का अधिकार है, नई सरकार बना सकता है साथियों। अब देखिए अगला बिंदु इसमें क्या है कि आगे चल करके यही जो सिद्धांत है ये लोकतंत्र की आधारशिला बने। भाई लोकतंत्र तो सबसे आधुनिक ये प्रणाली है, आधुनिक सिस्टम है। इसके पहले तो राजतंत्र थे, राजतंत्र में व्यक्ति की कोई औकात नहीं होती थी। तो ये इस सिद्धांत से, ये सिद्धांत जो है हमारे लोकतंत्र की आगे चल करके जो है आधारशिला यही है, यही बना। इसके बाद अगला पॉइंट है साथियों कि राज्य लोगों ने मिलकर के बनाया है, किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, किसी देवी देवता ने राज्य को नहीं बनाया है। अतः ये लोगों के हिसाब से चलेगा। ये धर्म और ईश्वरीय विधान से नहीं चलेगा। अगर आपके कमरे में पंखा लगा है और उसका स्विच है, तो जब आप चाहेंगे तब पंखा चलेगा और जब नहीं चाहेंगे तो पंखा नहीं चलेगा। यही साथियों लोगों के अंदर यही भाव होने चाहिए। लोग क्या करते हैं कि धर्म की आड़ में और जाति की आड़ में, धर्म की आड़ में और धार्मिक वो बता करके, देवी देवताओं के नाम गिना करके वोट हासिल कर लेते हैं लोगों का। और लोग धर्मांधता में आकर के ऐसे लोगों को सत्ता में बिठा देते हैं और बाद में फिर रोते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें यही बता रही हैं कि राज्य को लोगों ने बनाया है, यानी सरकार लोग बनाते हैं और वो लोगों के हिसाब से चले। अगर वो नहीं चलती है तो ऐसी सरकार को पुनः बदल देने का अधिकार मतलब होना चाहिए व्यक्ति को, और आपको दिया भी गया है। आज देख लीजिए वोट के माध्यम से किसी धार्मिक सत्ता से या किसी ईश्वरीय विधान से राज्य नहीं चलेगा। किसी देवी देवता ने इसको नहीं बनाया है, हमने बनाया है तो हमारे हिसाब से चलेगा। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या है कि सबसे ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है ये शासकों पर प्रतिबंध लगाता है, कुछ मर्यादाएं अधिरोपित करता है। तो इससे एक ये निष्कर्ष निकलता है कि ये सीमित सत्ता का, असीमित सत्ता का नहीं, निरंकुश सत्ता का नहीं, सीमित सत्ता का और संवैधानिक शासन की ये बुनियाद रखता है। आगे चल करके धीरे धीरे इसमें आंदोलन हुए, आवाज़ उठती नहीं, लेखकों ने उसको स्पष्ट किया कि
ये असीमित सत्ता, निरंकुश सत्ता नहीं होनी चाहिए हैं, और एक सीमित सत्ता, वैध सत्ता और एक संवैधानिक शासन होना चाहिए। तो साथियों, ये ढेरों निष्कर्ष इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत से निकले, और इसी के साथ ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत बड़ा इंटरेस्टिंग विषय था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। साथियों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।